एवरीवन, मैं लक्ष्मी मैम आपकी साइंस टीचर लेके आ चुकी हूँ एक और इंपोर्टेंट चैप्टर का रैपिड रिवीजन जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। बेटा आपके पेपर में कम से कम 8 से 9 नंबर का ये चैप्टर आता ही आता है। तो आज के इस लेक्चर को लेने के बाद में आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि आपको क्या क्या इंपोर्टेंट चीजें पढ़नी है। ठीक है, आपको करना क्या है, कॉपी पेन ले लो, साथ साथ में जो भी चीजें बोलूंगी उनको नोट करना। 2 डेरिवेशंस करेंगे, वो दोनों डेरिवेशंस आपको करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले समझते हैं, जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हो तो आप पढ़ते हैं चार्ज के बारे में। तो भाई चार्ज होते हैं 2 तरीके के, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अगली बात, जो चार्ज होते हैं, लाइक चार्जेस जो होते हैं वो करते हैं एक दूसरे को रिपेल, यानी कि पॉजिटिव जो होगा वो रिपेल करेगा एंड जो पॉजिटिव नेगेटिव होगा अपोजिट चार्ज होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट। अगली चीज समझते हैं, ऐसा यूनिट जो होती है चार्ज की वो होती है कूलम, जिसको आप डिनोट करते हो कैपिटल सी से। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, बेटा ये चीज आपको बिल्कुल याद रखनी है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, तब होता है नेगेटिव में। आगे लिखना नेगेटिव 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। समझ गए बेटा बात? अगली चीज, एक फॉर्मूला है जो आपको लिखना है, क्या Q इज इक्वल टू N। यहाँ पे Q क्या है? Q है चार्ज, कि टोटल चार्ज कितना है। N होता है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E होता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है भाई, -1.6 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। समझ गए बात? डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन मैं करा दूंगी। अगली चीज समझते हैं करंट क्या होता है। तो करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। मैं ये नहीं बोल रही कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फिर फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, मैंने सिर्फ बोला फ्लो ऑफ चार्ज। अगर फ्लो ऑफ चार्ज की बात आएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? करंट। लेकिन एक और चीज यहाँ पे ऐड करते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। भाई कितने रेट से कर रहा है, यानी कितने टाइम में कितना चार्ज जो है वो ट्रेवल कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। यानी कि करंट का फॉर्मूला हो जाएगा चार्ज अपॉन में टाइम। ठीक है, तो बेटा देखो, करंट को आप लिखते हो किससे? I से। चार्ज को आप लिखते हो Q से, एंड T को आप लिखते हो टाइम से। तो आपका पहला फॉर्मूला क्या था भाई? पहला फॉर्मूला था आपका Q इज इक्वल्स टू NE, और दूसरा फॉर्मूला क्या है बेटा आपका? I इक्वल्स टू Q अपॉन में T। आप क्या करोगे, ऊपर एक छोटा सा बॉक्स बनाओगे, उस बॉक्स में सारे फॉर्मूले लिखते जाओगे जो भी कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगली बात समझते हैं, ऐसा यूनिट जो होती है करंट की वो होती है एम्पियर, और इसको आप डिनोट करते हो कैपिटल A से। 1 एम्पियर, बेटा डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 वोल्ट, ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 1 एम्पियर की डिफाइन क्या है? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकंड के लिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर का फॉर्मूला हो जाएगा 1 कूलम पर सेकंड। ठीक है, अगली बात समझते हैं भाई, डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या देखा गया? ये देखा गया कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। क्या जाते हैं बेटा? अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो कर रहे हैं, देखो बेटा ये इलेक्ट्रॉन है जो किस तरफ फ्लो कर रहे हैं, तो जो करंट होगा वो आपका इस तरफ फ्लो कर रहा होगा। दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होती है। ठीक है, वर नॉट नोन एट द टाइम, लेकिन उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था, इसलिए हमने बोल दिया क्या कि इलेक्ट्रिसिटी का पास करना, करंट का पास करना क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का पास करना होता है। यहाँ पे ये चीज डायरेक्टली लिखी हुई है, क्या? फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट एंड करंट वाज कंसीडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बोला गया कि करंट फ्लो होने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है। आगे समझते हैं अगली चीज है पोटेंशियल डिफरेंस। देखो भाई क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? तो वर्क डन टू मूव 1 यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। अगर एक पॉइंट से बेटा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में जितना टाइम वो लगेगा, एनर्जी लगेगी, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। मैंने एनर्जी बोला, वर्क डन लगेगा। तो यहाँ पे लिखा है वर्क डन टू मूव 1 यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लेके जाने में जितना वर्क डन लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको आप डिनोट करते हो किससे? V से, यानी कि इसकी जो वो होती है पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट हो जाती है बेटा वोल्ट। अब आपके बारे में पूछते हैं डिफाइन 1 वोल्ट। इस चैप्टर के अंदर यही छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखनी है, 1 वोल्ट, 1 एम्पियर। ठीक है, तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन होती है व्हेन 1 जूल वर्क, अगर 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज को लेके जाने में अगर 1 जूल वर्क डन होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट बोलेंगे। समझ में आ गई इतनी बातें? आगे समझते हैं, और तीसरा फॉर्मूला आपको ये मिल चुका है किसका? वोल्ट का। वोल्ट का W/Q। तो बेटे यहीं पे हम लिखेंगे, देखो यहाँ पे W/Q। समझ गए बेटा? ये 3 फॉर्मूले अभी तक हमने पढ़े। पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा? Q इक्वल टू NE, दूसरा I इक्वल टू Q/T, एंड तीसरा V इक्वल टू W/Q। ठीक है, अब समझते हैं आगे वोल्ट मीटर क्या होता है। भाई वोल्ट मीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप क्या पता लगा सकते हो? उससे पता लगा सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे लिखा है इंस्ट्रूमेंट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। इट हैज हाई रेसिस्टेंस। इसके पास रेसिस्टेंस क्या होता है? बहुत ज्यादा। रेसिस्टेंस क्या होता है? तो रेसिस्टेंस एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो करंट को फ्लो नहीं होने देता, रेसिस्ट करता है।
ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस को रेसिस्ट करता है, उसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंट। ठीक है, ये कनेक्टेड होता है किसमें, पैरेलल में। हमें दोनों चीजें पढ़ेंगे, पैरेलल क्या होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। इसको आप डिनोट करते हो कैपिटल V से। सेल इज द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो सेल होता है, जो सेल्स होते हैं जो लगे हुए होते हैं इस तरीके से, ठीक है, वो सबसे क्या है, सिंपलेस्ट डिवाइस है जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो करता है। बिल्कुल सेम वैसे जैसे अगर एक बीकर के अंदर, एक बाल्टी के अंदर ज्यादा पानी है और दूसरी वाले में कम है, तो ज्यादा वाले से कम वाले में जाएगा। समझ के बाद आगे समझते हैं हम सिंबल्स फॉर सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट इन सर्किट डायग्राम। भाई जो सर्किट डायग्राम्स बनते हैं उनमें कुछ सिंबल्स यूज करते हैं, हम बार बार थोड़ी लिखेंगे बल्ब, इलेक्ट्रिक करंट, ये वो, तो हम क्या करते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं। ये सिंबल्स आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला इलेक्ट्रिक सेल, डायरेक्टली आपको एक बड़ा बना देना है, एक छोटा बना देना है। बड़ा वाला जो होता है वो पॉजिटिव और छोटा वाला जो होता है वो नेगेटिव। अगर आप ऐसे बहुत सारे सेल जोड़ दोगे तो बन जाएगी आपकी बैटरी। ठीक है, अगली चीज है प्लग की। जो प्लग की होती है वो दो हो सकती है। देखो स्विच जो होता है उसका आप ओपन भी कर सकते हो एंड क्लोज, यानी कि ऑन करते हो ऑफ करते हो। तो देखो ओपन एंड क्लोज, ओपन वाले में बीच में कुछ भी नहीं, क्लोज वाले में बीच में सर्कल बनेगा। अब वायर जॉइंट, आपने दो वायर्स को क्या कर रखा है, ज्वाइन कर रखा है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, वायर जो है वो क्रॉस तो कर रहा है लेकिन दोनों के बीच में ज्वाइंट नहीं है, यानी कि देखो एक वायर था, दूसरा वाला वायर ऊपर से जाके जा रहा है। समझ के बाद अगली चीज है इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब को आप रिप्रेजेंट करते हो इस तरीके से। अगली चीज है रेसिस्टर। तो रेसिस्टेंस को आप डायरेक्टली ऐसे 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 बना देते हो। अगली चीज है क्या, वेरिएबल रेसिस्टेंस। तो इसको क्या करते हो, रेसिस्टेंस बनाने के बाद में या तो ऊपर से ऐसे कट लगा देते हो या फिर इस तरीके से एक एरो बना देते हो। अगला एमीटर एंड वोल्ट मीटर। एमीटर में ए लिख देते हो सर्कल के अंदर और वोल्ट मीटर में बी लिख देते हो, बस अगल बगल पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं। समझ गए, ये सारे सिंबल्स आपको कॉपी में ड्रॉ करने हैं और ये आपको आने चाहिए। अब हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके लिए हम पेन चेंज करते हैं। देखो भाई आपको इसको लिखना ही है, भले आप कुछ भी नहीं लिख रहे हो ना, कहीं भी बैठे हो, लेकिन अभी निकालो कॉपी पेन और इसको लिखो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है ये, ओम्स लॉ। क्या बोलता है ओम्स लॉ, तो ये बोलता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। क्या बोला इन्होंने बोला कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। क्या तुम्हें ये पहली बात समझ में आई? देखो इन्होंने ये बोला पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा अक्रॉस द 2 पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, जो करंट पास हो रहा होगा। ठीक है, सर्किट प्रोवाइड दैट द टेंपरेचर रिमेन कांस्टेंट। तो टेंपरेचर क्या रहेगा यहाँ पे, कांस्टेंट। और इसी को हमने क्या बोला, वो क्या कहते हैं, ओम्स लॉ। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोला, करंट। बेटा जब भी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है, एक कांस्टेंट। तो बन जाएगा आपका V इज इक्वल टू I R, यानी कि यहाँ पर जो R आया आपका वो क्या आया, कांस्टेंट, जिसको हमने क्या बोला, रेसिस्टेंस। समझ गए बात, कोई दिक्कत इतने में? तो ये ओम्स लॉ जो आपको याद होना ही चाहिए। तो R जो है वो कांस्टेंट है, जिसको आप रेसिस्टेंस बोलते हो, किसी भी गिवन मेटल के लिए होता है, ये अलग अलग वैल्यूज होती है। अब इसका ग्राफ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ग्राफ में क्या बोला गया, अगर आपसे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ बनाने को बोले, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा उतना करंट भी बढ़ता जाएगा, ये ऐसा कहना चाहते हैं। अब समझो अगली चीज, रेसिस्टेंस। तो प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जिसके वजह से रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज जो है वो फ्लो नहीं कर पाता। अब समझो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है क्या, ओम। बेटा इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, इस तरीके से ओम। 1 ओम का फॉर्मूला होता है 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। अब डिफाइन 1 वोल्ट, तो व्हेन 1 पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, यानी कि जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, 1 वोल्ट हो, एंड करंट थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर, और करंट कितना हो, 1 एम्पियर हो, तो जो रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 ओम होगा। समझ के बाद अब किस किस चीज पे डिपेंड करता है कि रेसिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहली बात तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ कंडक्टर के। जितना लंबा कंडक्टर होगा उतना रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। दूसरी चीज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। भाई अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत पतला होगा तो रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि फ्लो नहीं कर पाएगा इजीली। लेकिन बहुत मोटा होगा तो क्या होगा, इजीली करंट फ्लो कर पाएगा, तो रेसिस्टेंस हो जाएगा कम। तीसरी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, एंड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। इस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। अब बेटा जो भी चीजें लिखी है ना उन चीजों को लिख लेते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। सबसे पहली बात, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या मैं इन दोनों को साथ में लिख सकती हूँ, कैसे, देखो R डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन L अपॉन में A। अब बेटा जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटता है तो वहां पे आ जाता है एक कांस्टेंट, और यहाँ पे आ रहा है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं बेटा,
रेसिस्टिविटी। अब समझो जो रेसिस्टिविटी होती है वो सिर्फ नेचर के बारे में बताती है और किसी चीज पे वो डिपेंड नहीं करती कभी भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है, क्या, रेसिस्टिविटी का। समझ गए, इसका भी न्यूमेरिकल कराऊंगी तो आपको और समझ में आ जाएगा। आगे समझते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके लिए कर लेते हैं पहले एक को ज़ूम, उसके बाद में फिर अगला पढ़ेंगे। देखो भाई, सबसे पहले गए रेसिस्टर इन सीरीज। रेसिस्टर किस में लगे बेटा? सीरीज में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देखो एक रेसिस्टर, दूसरा रेसिस्टर एंड तीसरा रेसिस्टर, तीनों लाइन से लगे जब होते हैं तो उनको हम बोलते हैं सीरीज में लगे हुए हैं बेटा। किस में लगे हुए हैं? ये सीरीज में। ठीक है, अगली चीज समझो। एक मिनट, कैमरा ऑन है ना? ठीक है, मुझे एकदम से लगा कि शायद बंद तो नहीं है, मैं रिकॉर्ड करती जाऊँ। बहुत बार हो चुका है मेरे साथ ऐसा कि मैं रिकॉर्ड कर रही होती हूँ और पूरी वीडियो हो जाती है, फिर पता चलता है कि वो बंद हो गया था बीच में या फिर आवाज चली गई थी बीच में। ठीक है, अब सुनो। तो बेटा रेसिस्टर इन सीरीज सारे के सारे किसमें लगे हुए हैं? सीरीज में लगे, एक लाइन से लगे हुए हैं। अब समझते हैं बेटा ध्यान से। व्हेन टू और मोर रेसिस्टर आर कनेक्टेड एंड टू एंड, जब दो या दो से ज्यादा रेसिस्टर एंड टू एंड जुड़े हुए हों, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन। और जब भी इस तरीके से होते हैं तो आप उनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। कैसे? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम इसी चीज को समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि आप डायरेक्टली इनको प्लस कर सकते हो। तो समझो भाई, करंट थ्रू ईच रेसिस्टर इज सेम। यहाँ पे जितने भी रेसिस्टर लगे उन सब में करंट क्या जाएगा? सेम जाएगा। यानी मान लो अगर यहाँ से 5 एम्पियर आता है तो 5 एम्पियर ही जाएगा, तो करंट क्या होगा इसमें? हमेशा सेम होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो बड़ा हो जाएगा क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। समझ गए? मान लो कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तीनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा? 6 आ जाएगा। समझे? तो बोल रखा है इक्विवेलेंट जो आएगा वो ज्यादा आएगा। अब समझो टोटल वोल्टेज, सम ऑफ वोल्टेज जो है वो कम हो जाएगा। अब एक बात समझो, वोल्टेज का क्या होगा? V1 प्लस V2 एंड प्लस V3। बेटा वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था? V इज इक्वल टू IR। अगर मैं बोलूं V1 तो क्या हो जाएगा? IR1। V2 तो क्या हो जाएगा? IR2। अब आप बोलोगे मैम IR1 कर रहे हो, IR2 कर रहे हो, I1 I2 क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि करंट किस क्या है? सब में सेम है। समझ गए? अब समझो, तो V1 हो जाएगा आपका IR1, V2 हो जाएगा आपका IR2, V3 हो जाएगा आपका IR3। अगर आप इन तीनों को क्या निकालोगे? इक्विवेलेंट निकालोगे, प्लस करोगे तो V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। क्या मैं इन सब में से कॉमन ले सकती हूँ? तो मैंने R को वो I को निकाल लिया बाहर कॉमन, I से I कट गया और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ गए? यानी कि अगर कभी भी सीरीज में लगे होंगे तो आप क्या करोगे? डायरेक्टली प्लस कर दोगे बस। ठीक है, अगली चीज समझते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा क्या? पैरेलल। क्या पढ़ेंगे भाई? पैरेलल पढ़ेंगे बस। समझो भाई, पैरेलल का मतलब क्या है? यहाँ पे कैसे लगे होंगे? देखो एक पॉइंट से जा रहे थे लेकिन ये ऊपर, ये नीचे और ये और नीचे, इस तरीके से अरेंज हो गए पैरेलल में। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम एंड इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। यहाँ पे क्या होगा? वोल्टेज जो होगा वो सेम होगा। टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ करंट। टोटल करंट किसके बराबर होगा? सम ऑफ करंट के बराबर होगा। यानी कि I1 इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब एक बात समझो, यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V अपॉन में R, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? चेंज। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 सेम चीज कर रखी है, यहाँ पे भी कॉमन लिया और यहाँ पे क्या होता है? बस इतना फर्क है कि वहां पे आप डायरेक्टली प्लस कर रहे थे R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन यहाँ पे आप कैसे प्लस कर रहे हो? यहाँ पे आप प्लस कर रहे हो 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर सीरीज में लगे हुए होंगे रेसिस्टर तो उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, या फिर पैरेलल में लगे होंगे रेसिस्टर तो उनकी वैल्यू ज्यादा आएगी? फटाफट से इसका जो आंसर है वो आप कमेंट में बताओगे। बस देख लो, यहाँ पे डायरेक्टली प्लस हो रहे हैं और यहाँ पे अपॉन में फ्रैक्शन में है। समझ गए? तो आपको ये चीज बतानी है कमेंट पे। आगे समझते हैं एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों अच्छा है? ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता भी है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो बोल रखा है इन सीरीज सर्किट, जब सीरीज सर्किट होता है व्हेन वन कंपोनेंट फेल, अगर एक कंपोनेंट फेल हो जाएगा तो करंट आगे बढ़ेगा ही नहीं। भाई लाइन से लगे हुए हैं, देखो ठीक है, लाइन से एक खराब हो गया तो आगे करंट नहीं जाएगा। फिर अगली चीज, डिफरेंट अप्लायंसेस हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट। भाई अलग अलग अप्लायंसेस के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे एसी जो चलता है वो अलग उससे चलता है, फैन जो चलता है वो अलग से चलता है, लेकिन अगर आप सीरीज में लगा दोगे तो प्रॉब्लम
आ सकती है। अगली चीज टोटल रेजिस्टेंस जो होता है किसमें, पैरेलल में, वो डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है, डिक्रीज। और यही क्वेश्चन मैंने भी पीछे पूछा था, तो कमेंट में अब लिख देना, ठीक है। अगली चीज समझते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझो बेटा। अभी तो ठंड चल रही है तो सबके घर में हीटर वगैरह ऐसा कुछ ना कुछ चल रहा होगा। तो होता क्या है, हीटिंग इफेक्ट का मतलब है कि जब भी करंट फ्लो करता रहता है तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे लिखा है क्या, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ कंडक्टर, जब किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता रहता है और एन इलेक्ट्रिक डिवाइस द कंडक्टर बिकम हॉट, कंडक्टर कैसा हो जाता है, हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद में, एंड प्रोड्यूस हीट प्रोड्यूस करने लग जाता है, और इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेटा ये यूजफुल भी होता है और यूजफुल नहीं भी होता। समझो कैसे, अगर ये जो प्रेस होती है आपकी, प्रेस करते हो कपड़ों पे, वो गर्म नहीं होती तो आप प्रेस ही नहीं कर पाते। पानी गर्म करने वाली रॉड होती है ना, वो भी गर्म नहीं होती तो पानी गर्म नहीं हो पाता, ठीक है। हीटर में जो कॉइल्स लगी होती है, अगर वो गर्म नहीं होती तो रूम भी गर्म नहीं हो पाता। समझ में आ गई बात। तो ये चीजें क्यों है, जरूरी है डेली लाइफ के लिए। अब समझते हैं एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्या, पावर इंटू टाइम। बेटा पावर भी पढ़ेंगे, लेकिन बस एक फॉर्मूला समझ लो कि पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। तो क्या मैं यहाँ पे पावर की जगह पे VI लिख सकती हूँ, है ना, पावर की जगह पे लिख दिया मैंने VI। अब एक बात समझो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो IR IT आ जाएगा, तो I को मिला के हो जाएगा क्या, I²RT। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हो गया फॉर्मूला क्या, I²RT। जब भी इसके क्वेश्चन आएंगे आपको ये फॉर्मूला पुट करना है और सॉल्व कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं आगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो मैं भी आपको पीछे पढ़ा रही थी। तो सबसे पहली चीज क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ करंट। हीट क्या है, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन, यानी कि देखो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आई स्क्वायर। दूसरी बात ये बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेजिस्टेंस, किसके प्रोपोर्शन है ये, रेजिस्टेंस के, यानी कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट भी ज्यादा होगी। तीसरी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टाइम, टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर मैं इन तीनों चीजों को साथ में लिखूं तो फॉर्मूला बनता है हीट इज इक्वल टू I²RT। अब देखो किस किस चीज में यूजफुल है, किस किस चीज में यूजफुल नहीं है। तो हीटिंग इफेक्ट इज डिजायरेबल डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज, इन सब में हीटिंग इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा काम का है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनमें काम का नहीं है, जैसे कि अगर कंप्यूटर, फोन क्या होते हैं, हीट होने लग जाते हैं तो उनमें दिक्कत आ जाती है। टीवी, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब, मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय फिलामेंट। अब देखो होता क्या है, बल्ब जो होते हैं ना उनमें एक फिलामेंट होता है, जब वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है जब ही बल्ब ग्लो करता है। बना किसका होता है, टंगस्टन का बना होता है, और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा, यहाँ पे लिखा होगा कहीं, हाँ ये देखो, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता हाई टेम्परेचर पे भी, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है, कितना है, 3380 डिग्री सेल्सियस। समझ गए। द बल्ब आर फिल्ड विद केमिकल, इसके अंदर क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, कुछ इनएक्टिव गैसेस होती हैं जैसे कि नाइट्रोजन, आर्गन, टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट, ताकि जो लाइफ है फिलामेंट की वो लंबी चले। समझ रहे हो इतनी बातें। आगे समझते हैं भाई इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। आप सबने जरूर सुना होगा कभी ना कभी कि भाई फ्यूज उड़ गया, फ्यूज उड़ गया, है ना। होता क्या है फ्यूज, तो फ्यूज ना बहुत ज्यादा अच्छी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। समझते हैं कैसे, तो ये एक सेफ्टी डिवाइस है। क्या बेटा, ये एक सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट आवर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट। अगर कभी ओवरलोडिंग हो जाती है, ज्यादा करंट आता है, ज्यादा वोल्टेज होते हैं, तो उस टाइम पे फ्यूज उड़ जाता है, यानी कि फ्यूज खराब होता है और बाकी घर के जितने भी अप्लायंसेस होते हैं वो बच जाते हैं। और हमें तो यही चाहिए भाई, हमारे घर में इतनी महंगी महंगी चीजें वो सही रहे। फ्यूज क्या 5-10 रुपए का खराब हो जाएगा तो दोबारा लगा लेंगे, समझे। तो एक बहुत ही अच्छा डिवाइस है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेफ्टी डिवाइस बोलते हैं, जो कि ओवरलोडिंग के टाइम पे काम करता है। फ्यूज इज मेड अप ऑफ प्योर टिन, किसका बना होता है, प्योर टिन का, या फिर एलॉय का बना हो सकता है, कॉपर का एंड टिन का। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, हमेशा किसमें कनेक्ट होता है, सीरीज में। क्यों होता है बेटा, देखो अगर सीरीज में कनेक्ट होगा, फ्यूज खराब हो गया, बाकी सारे बच गए। अगर पैरेलल में होगा तो फ्यूज खराब होगा, लेकिन बाकी सबके पास इफेक्ट जाएगा, वो भी खराब हो जाएंगे। समझ गए बात। अगली चीज, फ्यूज हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, यानी कि ज्यादा वोल्टेज आते ही हीट होते ही ये खराब हो जाएगा और बाकी सब कुछ बच जाएगा। करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज इज स्लाइटली हायर देन द अप्लायंसेस, की जो करंट कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है। एक लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर, इसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। समझते हैं द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड, जिस रेट से क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है डिसिपेटेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, उसको हम क्या बोल देते हैं, पावर। ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, ऐसा यूनिट होती है वॉट, एंड पावर का फॉर्मूला होता है VI,
अब समझो v की जगह पे लिख सकती हूँ मैं i का फॉर्मूला, ठीक है, तो हो जाएगा i स्क्वायर r या फिर v स्क्वायर बाय r। 1 वॉट को डिफाइन कर सकते हो आप कैसे, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। क्या कोई दिक्कत है में? समझ में आ गई ये चीजें? बहुत ही छोटे से थोड़े से टाइम में हमने इस चैप्टर को कर लिया है कवर, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए एक अलग से लेक्चर आ जाएगा। जब तक आप लोग करना है बस इस चीज को पढ़ते रहना है, खुश रहना है और हेल्दी रहना है। जय हिंद, जय भारत।